हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद फैसला और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद आनंद फैसला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए हमने ये मैथ की सीरीज चलाई हुई है और इस मैथ की सीरीज में हम जिस बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं वो वाईटी पब्लिकेशन की ये बुक है। रेलवे के लिए बहुत ही अच्छी बुक है मैथ के लिए। और इस बुक के सॉल्यूशन में जो हम जिस चैप्टर पर काम कर रहे हैं आज वो है ज्योमेट्री की हम अब से पहले 3 पार्ट कर चुके हैं, आज 4th पार्ट है। और 3 पार्ट में जो हम इसके क्वेश्चन थे 48 क्वेश्चन तक हम इसके क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 49 क्वेश्चन हैं, तो शुरुआत करते हैं 49 क्वेश्चन से। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रखा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आप एक बात ध्यान से देखिए कि हमें कोई भी डिजिट नहीं दे रखी, सिर्फ क्वेश्चन इतना दे रखा है कि एक चतुर्भुज के विकर्णों का योग चतुर्भुज के परिमाप से होता है के 3/4 से कम, से बड़ा, के बराबर, के 1/2 से कम। अब यहाँ पर ये इस क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्टली रूप से हमें बोलना क्या चाह रहा है, तो यहाँ पर ये हमें बोलना चाह रहा है कि चतुर्भुज के विकर्णों का योग और परिमाप का रेशो कितना होता है, रेशो निकालना है हमें। तो वो हम रेशो यहाँ पर निकालते हैं। अब जब हमें इसमें कोई भी इसमें चतुर्भुज नहीं दे रखा तो हम अपने पास से एक चतुर्भुज ले लेते हैं। तो अगर मैं एक चतुर्भुज की बात करूं तो मुझे तो सबसे अच्छा भाई वर्ग लगता है, क्योंकि इजी और सिंपल। इसकी मैं एक साइड 2 मान लेता हूं, इसकी साइड में मान लेता हूं 2, तो इसका विकर्ण जो हो जाएगा वो मेरे बच्चे हो जाएगा 2√2। जब इसका एक विकर्ण 2√2 हो गया तो अगर मैं इसके दोनों विकर्णों की बात करने लगूँ तो दूसरा विकर्ण भी इसका 2√2 ही होगा। तो अगर मैं इसके विकर्णों का योग देखने लगूँ d1 + d2 तो कितना हो जाएगा 4√2। अगर मैं इसके प्रीमीटर देखने लगूँ, परिमाप देखने लगूँ, तो वो हो जाएगा 4 दूनी 8। तो इनडायरेक्टली रूप से इन दोनों का जो रेशो आ गया वो आ गया 4√2/8। अब मैं यहाँ अगर √2 की वैल्यू रख देता हूँ 1.414 और अपॉन 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 का 6 का 4 एकम 4 और 1 5, 4 चौक 16 का 6 का 4 एकम 4 और 1 5, 5.656 और बटे 8। अब हम इस रेशो की कंपेयर करते हैं अपने ऑप्शन से। पहला ऑप्शन है कि चतुर्भुज के विकर्णों का योग और चतुर्भुज के परिमाप 3/4, यानी कि अगर विकर्णों का योग 3 होगा तो परिमाप कितना होगा 4 से कम होगा, तो बिल्कुल कम होगा, क्योंकि अगर ये 6 होता, मान लो ये 6 होता और ये 8 होता तो फिर इनका रेशो 3:4 होता, लेकिन ये रेशो 3:4 से कम है। और यही हमसे पूछ रहा है, यही इसमें ऑप्शन में दे रखा है कि इनका जो रेशो आएगा वो 3/4 से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर जैसा पहली क्लास में हम करते हुए आ रहे हैं कि एक समचतुर्भुज है, ये हमने एक समचतुर्भुज बना दिया भैया। इसकी एक साइड बना दी हमने 6, एक साइड दे रखी है 6, एक विकर्ण भी इसका 6 दे रखा है। तो हमसे इसका एरिया पूछ रहा है। इसका एरिया क्या होता है 1/2 d1 × d2। तो हमें d2 निकालना है, यानी कि इसका दूसरा विकर्ण हमको निकालना है। अगर ये 6 है तो इसका मतलब 3 यहाँ होगा और 3 यहाँ होगा। समचतुर्भुज है तो इस ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसमें पाइथागोरस पर में लगा दीजिए तो 6 × 6 = 36 बराबर 3 × 3 = 9 और यह मान लेते हैं यहाँ से और यहाँ तक x + x²। तो x² की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 27, 36 में 9 जाकर 27। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 9 × 3 = 27, यानी कि 27 को लिख सकते हैं हम 9 × 3। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, 9 बाहर आकर 3 तो 3√3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3√3। डायगोनल इसका 2 गुना होगा तो d2 कितना हो जाएगा इसका 2 गुना, यानी कि 6√3। तो एरिया क्या हो जाएगा मेरे बच्चे कि 1/2। डायगोनल 1 कितनी दे रखी थी 6, डायगोनल 2 की मेजरमेंट कितनी आई हमारी 6√3। सिंप्लीफाई करेंगे 2 से 3, 6 दूनी 12 6 × 18 तो 18√3। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 18√3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका इसका ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फिर कॉन्सेप्चुअल है। और कॉन्सेप्चुअल कैसे है कि इसमें एक वर्ड आ रहा है
घूर्णी समरूपता। तो सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि घूर्णी समरूपता क्या होती है, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रोटेशनल सिमिलरिटी। तो पहले रोटेशनल सिमिलरिटी देखते हैं क्या होती है, उसके बाद इस क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। तो देखते हैं रोटेशनल सिमिलरिटी क्या होती है। उसको समझने के लिए मेरे पास ये दो मार्कर हैं, इनसे मैं आपको पहले समझाता हूँ। मैं इस मार्कर को यहाँ रख के और इसके चारों तरफ इस मार्कर का बॉर्डर बना देता हूँ। ध्यान से समझना, क्योंकि एनटीपीसी में ये क्वेश्चन रोटेशनल सिमिलरिटी से बहुत क्वेश्चन अब पूछ रहा है। अगर मैं इसका इस तरह से बॉर्डर बनाऊं मेरे दोस्त, तो ये बॉर्डर बन गया हमारा, इस मार्कर का ये बॉर्डर बन गया। अब मैं इस मार्कर को इस बॉर्डर के अंदर रखकर और इसको 360 डिग्री पर घुमाता हूं, और 360 डिग्री पर घुमाने पर जितनी बार भी ये अपने बॉर्डर के अंदर आ जाएगा उतनी ही इसकी रोटेशनल सिमिलरिटी होगी। तो जैसे मैंने ये यहाँ रखा, अगर मैं इसको 90 डिग्री पर करता हूँ तो क्या ये अपने इस बॉर्डर के अंदर आया? नहीं आया। तो 90 डिग्री पर ये रोटेशनल सिमिलरिटी नहीं बनाता है। फिर अगर मैं इसको 180 डिग्री पर ऐसे घुमाता हूँ तो ये अपने बॉर्डर के अंदर आ गया। यानी कि 180 डिग्री पर ये एक बार अपने बॉर्डर के अंदर आ गया। तो इसकी 180 पे रोटेशनल सिमिलरिटी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 180 के बाद मैं इसको 270 डिग्री पर फिर घुमाता हूँ, क्या ये अपने बॉर्डर के अंदर आ पाया? नहीं आ पाया। यानी कि 270 पे भी ये सिमिलरिटी नहीं दिखा रहा है, रोटेशनल सिमिलरिटी। फिर मैं इसको 360 डिग्री पे ऐसे घुमाता हूँ। 360 डिग्री पे घुमाते के साथ ये दोबारा अपने बॉर्डर के अंदर आ गया, यानी कि 360 डिग्री पर इसने फिर अपनी एक रोटेशनल सिमिलरिटी दिखा दी। तो अगर किसी भी फिगर की हमें रोटेशनल सिमिलरिटी देखनी है तो उसको 360 डिग्री एंगल पर घुमाते हैं, और 360 डिग्री एंगल पर जितनी बार वो अपनी पहले वाली पोजीशन में आएगा वो ही उसकी रोटेशनल सिमिलरिटी कहलाती है। जैसे कि इस मार्कर की रोटेशनल सिमिलरिटी कितनी हो गई थी? 2। एक बार 180 पे और एक बार 360 पे, तो 2 हो गई। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक समचतुर्भुज की घूर्णन समरूपता का क्रम क्या है। अब समचतुर्भुज हमारा इस तरह से होता है, ये। अब जब हम इसको 90 डिग्री ऐसे घुमाएंगे तो ये इसमें फिट नहीं होगा, यानी कि 90 डिग्री पर ये नहीं दिखाएगा, लेकिन 180 डिग्री पर ये इसमें ही फिट हो जाएगा। फिर 270 पे नहीं होगा और 360 पे हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी भी रोटेशनल सिमिलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। लेकिन अगर बात वर्ग की करें तो वर्ग को आप कितनी भी बार घुमाओगे 90 डिग्री पर भी उसी फिगर में रहेगा, 180 डिग्री पर भी उसी फिगर में रहेगा। ये क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि 90 डिग्री पर इसके जो कोण है ना, ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो वर्ग की जो सिमिलरिटी होती है, रोटेशनल सिमिलरिटी, वो 4 होती है। आयत की भी 2 होगी, क्योंकि जो हमने ये बनाया है ये भी तो एक आयत ही है, इसकी भी सिमिलरिटी कितनी है? 2। समांतर चतुर्भुज की भी 2 होती है, समचतुर्भुज की भी 2 होती है। तो आयत ऐसी है, वर्ग हमारी फिगर ऐसी है जिसकी सिमिलरिटी कितनी होती है? हमारी 4 होती है। समझ में आई रोटेशनल सिमिलरिटी क्या होती है? एनटीपीसी में बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, और जो ये क्वेश्चन है एक समचतुर्भुज की घूर्णन समरूपता का क्रम क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, यानी कि 2। इसकी रोटेशनल सिमिलरिटी कितनी है? 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समांतर चतुर्भुज का। तो सबसे पहले हमें समांतर चतुर्भुज के बारे में पता होनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज कौन से चतुर्भुज को बोलते हैं। तो ऐसी फिगर जिसके आमने सामने की भुजाएं, ऐसी फिगर जिसके आमने सामने की साइड एक दूसरे के पैरेलल हो, समांतर हो, इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। दूसरी खासियत क्या होती है कि जितनी लेंथ इसकी होगी इतनी लेंथ इसकी होगी, जितनी लेंथ इसकी होगी इतनी ही लेंथ इसकी होगी। यानी कि अगर ये मान ले 8 है, इसकी लेंथ 8 है, तो ये भी कितनी होगी? 8। अगर इसकी लेंथ 4 है तो ये भी क्या होगी? 4। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, आमने सामने की लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? एक दूसरे के सामने की साइड इक्वल होंगी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जो डायगोनल होंगे, ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये एक दूसरे को समद्वि विभाजित करेंगे, बाइसेक्टर करेंगे। यानी कि जितनी लेंथ यहाँ से और यहाँ होगी इतनी ही लेंथ ये होगी, जितनी लेंथ यहाँ से यहाँ होगी इतनी ही लेंथ ये होगी, एक दूसरे को बाइसेक्टर करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि इसके आमने सामने के एंगल, जितना एंगल ये होगा इतना ही एंगल ये होगा। नाम रख देते हैं इसका A, B, C और D। तो एंगल A किसके बराबर हो जाएगा? एंगल C के। एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल C के।
एंगल डी बराबर हो जाएगा एंगल पी के। ये बात चल रही है समांतर चतुर्भुज की, समांतर पैरेललोग्राम बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, समांतर चतुर्भुज। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि एंगल डी और एंगल ए दोनों मिलकर 180 बनाएंगे। एंगल ए और एंगल डी का सम कितना होगा? 180। आमने सामने के एंगल बराबर, एडजस्ट एंगल जो 180। तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अगर हम इसके एरिया की बात करने लगे कि एरिया क्या होगा इसका, तो इसका जो एरिया होता है यहां से एक एल्टीट्यूड डाल देते हैं यहां पर, ये, और इसको मान लेते हैं इसकी हाइट h, ये हो गई इसकी हाइट h। तो इसका जो एरिया हो जाएगा, इसका बेस यानी कि BC, DC मल्टीप्लाई इसकी हाइट h। अब अगर हमें यहां का एंगल दे रखा हो, ये मान लेते हैं थीटा, ये एंगल क्या मान लेते हैं? थीटा। तो सिर्फ इस ट्रायंगल में हम यहां से ये साइन थीटा लगा देते हैं। तो साइन थीटा जो बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? h अपॉन कर्ण कितना है? AD। तो यहां से h की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? AD साइन थीटा। तो यहाँ h की जगह रख सकते हैं AD साइन थीटा। तो इसका एरिया का दूसरा जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? DC मल्टीप्लाई यानी कि बेस मल्टीप्लाई, h की जगह क्या लिख देंगे? AD साइन थीटा। इसकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी जिस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं इसको लेंथ मान लूं, ये इसकी ब्रेथ हो जाए, तो इसकी लेंथ का स्क्वायर और ब्रेथ का स्क्वायर चारों तरफ का जो सम होगा वो इसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब कि ये लेंथ का स्क्वायर L स्क्वायर, ये ब्रेथ का स्क्वायर जमा B स्क्वायर, ये लेंथ का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये ब्रेथ का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी कि इसके लेंथ और चारों तरफ की लेंथ और ब्रेथ का स्क्वायर कर दें तो ये इक्वल होगा इसके डायगोनल के स्क्वायर के बराबर। इसका डायगोनल ये D1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? D2। तो इनका जो सम होगा वो होगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आ जाएगा L स्क्वायर 2L स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। बात आती है इसे प्रूव करने की कि ये प्रूव कैसे होता है, तो ये कोसाइन रूल से प्रूव होता है। तो यहाँ पर मैं प्रूव नहीं करा रहा हूँ, जब मैं मैथ पढ़ाऊँगा, अभी मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ बुक का, लेकिन जब मैं मैथ कराऊँगा तो मैं ज्योमेट्री की हर एक थ्योरम आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर कोई हमारा पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, तो उसके चारों तरफ की साइड का जो स्क्वायर होता है वो उसके डायग्राम के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसका एरिया के लिए ये 2 फॉर्मूला याद रखिए। आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। डायगोनल एक दूसरे को समान काटते हैं, मतलब बराबर काटते हैं। तो ये बात हो गई समांतर चतुर्भुज की। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। चचा आ जाओ, अब समांतर चतुर्भुज अच्छी तरह से समझ लिया है। अब इसकी प्रॉपर्टीज को कैसे क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रखा होगा, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है ABCD। बना दे मेरे दोस्त ABCD, ABCD। एंगल A जो दे रखा है आपका वो कितना दे रखा है? 3x माइनस 25, 3x माइनस 25। एंगल C जो आपका दे रखा है वो दे रखा है 2x प्लस 15, 2x प्लस 15। और आपसे जो वैल्यू पूछ रहा है एंगल A की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू पूछ रहा है। तो चाचा ये एंगल और ये एंगल आपस में हो जाएंगे बराबर, क्योंकि ये क्या है? हमारा एक समांतर चतुर्भुज है।
तो कर दो भाई बराबर 3x माइनस 25 इक्वल 2x प्लस 15। 25 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू चाचा आ जाएगी आपकी 40। और अगर x की वैल्यू चाचा 40 आ गई तो रख दो यहाँ पर, x की जगह 40 रखेंगे, 4 तिया 12, 120, 120 में से 25 जाएंगे 95। तो आपका जो चाचा आंसर हो जाएगा बिल्कुल ठीक, वो हो जाएगा आपका 95, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका एक्यूरेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाचा जी आपका कि एक समांतर चतुर्भुज PQRS जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 और 12 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर लंबा एक विकर्ण है, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब आप इस तरह से ये चतुर्भुज बना लीजिए भैया, और समांतर चतुर्भुज दे रखा है, और साइड क्या क्या दे रखी है इसकी, एक दे रखी है ये 8 है, ये 12 है, और एक जो डायगोनल दे रखा है वो कितना दे रखा है 10, और दूसरा डायगोनल हमसे पूछ रहा है कि ये डायगोनल क्या होगा D2। अभी हमने इसकी साइड और डायगोनल में एक रेशो भी हमने पढ़ा था, संबंध पढ़ा था कि दो ब्रैकेट में अंदर L² जमा B² इक्वल होता है चाचा जी D1² जमा D2² के। तो रख दो वैल्यू, 2L² यानी कि 12 का स्क्वायर 144 प्लस B² 8 का स्क्वायर यानी कि 64 इक्वल D1 यानी कि 100 हो जाएगा, और प्लस D2 का स्क्वायर। तो चाचा जी जोड़ेंगे इसको तो 4 और 4 8, 6 4 10, 1 और 1 2, 208 दूनी 416, 416 100 इधर आकर कम हो जाएगा तो 316, तो D2² जो चाचा जी होगा वो होगा 316। तो D2 की जो वैल्यू हो जाएगी रूट में 316 आ जाएगी। अब जब 316 को आप देखोगे ऑप्शन में, अच्छा 18, 17.8, 17 और 17.5, तो बाई ऑप्शन कर देते हैं। इतनी जल्दी निकाल भी लो, या ऐसा कर लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि 18 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 324, और ये 324 से थोड़ा ही कम है, तो 18 से थोड़ा ही कम आंसर होगा 17.8 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। समझ में आया? आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, अपने समझ में घुसाते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं चाचा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक असमांतर भुज ABCD में, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि असमांतर भुज क्या होता है। तो मेरे बच्चे इसको हिंदी में बोलते हैं समलंब। मतलब इसमें 4 तो लाइन होती हैं, लेकिन इन 4 लाइन में से 2 लाइन तो एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी, जैसे कि ये लाइन इसके समांतर, और 2 लाइन एक दूसरे के समांतर नहीं होगी। ऐसी आकृति को बोलते हैं असमांतर भुज या समलंब। और ये मान लेते हैं A, ये B, ये C और ये D। और इसकी एक खास प्रॉपर्टी होती है कि यदि इसकी असमांतर भुज के असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु लिए जाए, यानी कि इस भुजा का और इस भुजा के मध्य बिंदु ले लेते हैं E और F, ध्यान रहे मध्य बिंदु, और इनको अगर हम मिला देते हैं तो इसकी जो लेंथ आती है, इस लाइन की जो लेंथ आती है, वो लेंथ इस लेंथ और इस लेंथ के सम के आधे के बराबर आती है। यानी कि ये जो ये लेंथ आएगी, ये आएगी हमारी AB प्लस CD/2। यानी कि अगर मान लेते हैं ये 8 है और ये 4 है, तो ये जो लेंथ आएगी इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 4 12 का आधा कर दो 6, तो ये कितनी आ जाएगी 6। तो आपका ऑप्शन नंबर बी मेरे बच्चे इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो चाचा जी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज की छोटी भुजा 4.8 है। मेरे बच्चे एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं इस तरह से, और क्या बोल रहा है इसमें कि इसकी जो छोटी भुजा है वो 4.8 है। चलो जी ये मान लेते हैं हमने 4.8 है, और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 1.5 गुनी है। यानी कि अगर ये 4.8 है तो ये 4.8 की 1.5 गुनी हो गई, ये इतनी हो गई भैया। समांतर चतुर्भुज की परिधि ज्ञात कीजिए। तो ये हमें इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2 कोष्ठ में लंबाई जमा चौड़ाई। अब इसकी 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई कितनी है 48,
4.8 मल्टीप्लाई 1.5 प्लस चौड़ाई कितनी है 4.8। परिमाप इसका आयत के ही बराबर होता है, जो आयत का परिमाप होता है। 4.8 को बाहर निकाल लेंगे तो 4.8 कॉमन आ जाएगा, इसकी 2 में गुना होगी तो ये आ जाएगा 9.6 और अंदर रह जाएगा, यहाँ 1.5 बच जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा तो ये आ जाएगा 2.5। कर दो भैया गुना करके आपका 25 का 150 15 25 निम्मा 225 और 15 240, यही आएगा ना 240। 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 24। तो मेरे बच्चे जो इसका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलने मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, चलो तो आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाचा जी कुछ इस तरह से कि फिगर इस टाइप की दे रखी है मेरे दोस्त, यहाँ पर एक लाइन इस तरह से और एक लाइन इस तरह से, और यहाँ पे ये A, ये B, ये C और ये D, और यहाँ का जो एंगल है इसकी जो मेजरमेंट दे रखी है 9x + 5 है, और यहाँ जो एंगल दे रखा है 16x है, और हमसे जो पूछ रहा है एंगल पूछ रहा है ABC, यानी कि इस एंगल की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। अब हमें पता है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने के एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये 16x है तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 16x ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अगर ये 16x है तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए था 180, तो हम लिख सकते हैं कि 9x + 5 + 16x इक्वल 180 के हो जाएगा। ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 180 में से 5 जाएंगे तो बच जाएंगे 175, 16 और 9 25, तो 25x की वैल्यू जो मेरे बच्चे आ जाएगी वो आ जाएगी 175। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से 7 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 7 आ गई तो मेरे बच्चे एक बात बताइए, अगर x की वैल्यू 16 x की वैल्यू 7 आ गई तो ये एंगल है और ये एंगल दोनों मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि आमने सामने के तो बराबर होते हैं, लेकिन एक ही लाइन पर बने हुए किसी भी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज में एक ही लाइन पर बने हुए एंगल का सम कितना होता है 180, यानी कि इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। अगर मैं इसको जो y मान लूँ तो हम कह सकते हैं कि 16x + y किसके इक्वल होना चाहिए 180 के। तो x की वैल्यू कितनी आई है 7, रख दो भैया 7, 16 7 112 प्लस y इक्वल 180, तो y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 112, तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 68 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा 68 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समझ में आया? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाचा जी कुछ इस तरह से कि एक समबाहु त्रिभुज ABC में, ये समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं हम ABC बना देते हैं, ये समबाहु त्रिभुज ABC हो गया, A B और C। इसके अंदर बोल रहा है कि ABC में DEF AB BC और AC के मध्य बिंदु हैं। यहाँ पर D E और F, ये D मान लेते हैं, ये E मान लेते हैं और ये F मान लेते हैं, ये इसके मध्य बिंदु हो गए। तो चतुर्भुज BEFD ये जो ये चतुर्भुज बनेगा, ये वाला जो इसके अंदर बन रहा है चतुर्भुज, यहाँ पर ये चतुर्भुज कैसा होगा, एक वर्ग होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वर्ग तो नहीं होगा। एक आयत होगा, आयत भी नहीं होगा। एक समांतर चतुर्भुज होगा, बिल्कुल एक समांतर चतुर्भुज होगा ये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक विषम कोण होगा नहीं। प्रूव कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ से अगर मैं इस लाइन को इस तरह से खींच दूँ तो हमें पता है कि DF BC से मध्य बिंदु पे है। अगर किसी भी त्रिभुज में इस लाइन के मध्य समांतर ये कोई लाइन है,
जो इसके मध्य बिंदु से होकर जा रही है, तो जो इसकी लेंथ होगी वो इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि डी एफ जो बराबर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बी सी अपॉन 2। और ये जो बी ई है ये भी क्या है हमारी, बी सी अपॉन 2 है, यानी कि बी ई बराबर क्या हो जाएगी, बी सी अपॉन 2, क्योंकि ये जो ये लेंथ है ये इतनी लेंथ है क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो ये साइड अगर बराबर आ गई तो डी एफ बराबर किसके हो जाएगा, बी ई के। तो ये जो लेंथ है ये आ जाएगी इस लेंथ के बराबर। और अगर ये लाइन बी सी के समांतर डी एफ है तो बी ई के भी समांतर क्या हो जाएगी, डी एफ। तो ये आपस में बराबर हो गई, एक दूसरे का समांतर है। इसी तरह से ये प्रूव हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की घूर्णी समरूपता का क्रम क्या होगा। तो एक समांतर चतुर्भुज को भी अगर घुमाएंगे तो कितने बार वो अपने उसी फ्रेम में आएगा, 2 बार, एक बार 180 डिग्री पर, दूसरा 360 पे, क्योंकि 90 डिग्री पर भी नहीं आ पाएगा और 270 डिग्री पर भी नहीं आ पाएगा। तो इसकी भी जो रोटेशनल सिमिलरिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और चाचा या क्वेश्चन में ऐसी फिगर बना रखी है, यानी ए यू लाला ने ऐसे फिगर बना दी ऐसे। और यहाँ मैं यूँ कह रहा हूँ यू है भाई 15 और यू है 21 और न्यू बोल रहा हो कि यू भी 15 है और न्यू बोल रहा हो कि यू 3 है। और यू जो यू एंगल दे रखे हो ना, यू एंगल दे रखे हो यानी 90 डिग्री, और यहाँ पे भी जो दे रखा है 90 डिग्री। और हमसे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बता दो भाई, क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई जब यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है तो हम एक लाइन सीधी यहाँ से ऐसे खींच दें ना, तो 2 ट्रायंगल ना बना देंगे हम इसके, एक ट्रायंगल ये होगा और एक ट्रायंगल ये होगा। और दोनों के दोनों कैसे हैं हमारे, राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का हमें जो फॉर्मूला पता ही है, वो निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का क्या हो जाएगा, 1/2। अगर मैं सिर्फ इस त्रिभुज की बात करूँ तो बेस कितना हो जाएगा, 15 गुना हाइट कितनी हो जाएगी, 15। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1/2, 15 गुना 15 प्लस। अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो इसको भी क्या हो जाएगा, 1/2 21 गुना 3। कोई कमी भैया, कोई कमी नहीं, 1/2 कॉमन आगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 15 15 225। और यहाँ क्या आ जाएगा, 21 दूनी 32, सॉरी 21 दूनी 42, 21 दूनी 63। जोड़ देंगे तो भाई 5 और 3 8, 6 और 2 8, 2 ऐसो का ऐसे ही आगा भैया, और बटे या के 2। जब या इस 2 से काट देंगे तो भैया 144 आ जाएगा थारो उत्तर। तो या को जो उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा भैया, 144। या ऐसे ही कर देंगे हम। तो चलें भैया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ। चाचा जी नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है कि भाई ये फिगर बना रखी है चाचा जी इसने कुछ इस तरह से, यहाँ पे, यहाँ भाई, यहाँ ये लिख रहे थे इसने पी क्यू टी यू आर और एस। अब यहाँ कह रहा है भाई पी क्यू टी एक्स है, पी क्यू टी ये दे रखे इसने एक्स। फिर बोल रहा है इसमें आर क्यू टी ये दे रखी है इसने कितनी भाई मेरे x-50, ये x-50 दे दिया इसने। उसके बाद कह रहा हूँ कि टी यू आर यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है, तो ये दे रखा है इसने x+25। और आपसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो पूछ रहा है यू आर एस यानी कि इस एंगल की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करवा रहा है कि क्या होगा। तो भैया मेरे को एक बात बताइयो, यू पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यानी हम लिख सके हैं कि x जमा x-50 किसके हो जाएगा भैया, 180। x जमा x-50 काहे के बराबर हो जाएगा भैया, 180 के। 50 इधर पहुंच गया, 180 और 50 230, 2x बराबर 230। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 115। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 115। अब यू लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब पहुंचो तनके थोड़े से पीछे, और यह लाइन 2 पैरेलल हैं और इन्हें एक ये तीसरी लाइन काट दे हुए है। तो ये जो यू कोण रहे यू या कोण के बराबर हो जावे एकांतर कोण सु।
तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये जो यू कोण है यू या कोण के बराबर हो जाएगा ना, यानी या कोण का मान कितना हो जाएगा x जमा 25। तो या को पूरे को पूछ रहे हो, तो x की वैल्यू तुमने निकाली ली कितनी 115, तो 115 और 25 से जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा चाचा 140। तो या क्वेश्चन को आंसर जो आएगा ना बिल्कुल ठीक ठाक वो आ जाएगा 140। तो ऑप्शन नंबर आपको सी ठीक हो जाएगा मेरे भैया बिल्कुल। तो या क्वेश्चन को कह देंगे कि या क्वेश्चन को आंसर 140 बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे, समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि ट्रेपिज्म यानी कि समलंब एक चतुर्भुज है जिसकी, भाई पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए समलंब होवे कैसे हो। ए या की सिकल कुछ ये ऐसी होवे है समलंब की, यहाँ में क्या होवे कि दो साइड जो है ना एक दूसरे के समांतर होंगी और दो साइड एक दूसरे के समांतर न होती बिल्कुल भी। अब देखो क्या कह रहे हो, सभी भुजाएं एक समान होती हैं, बिल्कुल न होती, बड़ी छोटी होवे हैं भैया। विपरीत भुजाएं एक समान होती हैं, बिल्कुल न होती, विपरीत भुजाएं भी बिल्कुल एक समान न होती, बड़ी छोटी हो जाए मेरे भैया। यहाँ में समांतर विपरीत भुजाओं के दो जोड़े होते हैं, 9 होते समांतर विपरीत भुजाओं का बस एक ही तो जोड़ा है। जोड़ा का मतलब कि जब दो एक साथ मिल जावे तो जोड़ा कहलावे है। तो दो जोड़ा कहाँ हो जाएंगे, यहाँ तो एक ही तो जोड़ा है बस। तो ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल रहा, यहाँ को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कह रहा हो कि समांतर विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा होता है। तो यहाँ पे जो समांतर भी होवे और विपरीत भी होवे, ऐसा सिर्फ एक ही जोड़ा होवे यहाँ में। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल या को बिल्कुल ठीक भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया अपने पे बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिपेंड आगो, बोल रहा हो कि एक समलंब की घूर्णी समरूपता का क्रम बताइए। घूर्णी समरूपता आप समझ गए। अब अगर मैं इसे 90 डिग्री घुमा दूं तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी आकृति, इस पे फिट नहीं होएगी, नहीं हो सकता 90 पे। अगर इसे मैं 180 पे घुमा दूं तो ये साइड ऊपर पहुंच जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, तो ये कोने या बाहर निकल जाएंगे, तो नहीं ढक सकता। फिर इसे मैं 270 पे घुमाऊंगा, फिर ऐसे ही खड़ी आ जाएगी, फिर नहीं आ सकती। लेकिन जैसे ही मैं इसे 360 पे घुमाऊंगा तो ये एक बार फिर इसी पोजीशन में आ जाएगी। यानी कि इसकी जो रोटेशनल जो सिमिलरिटी है ट्रेपिज्म के लिए कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो या को आंसर हो जाएगा मेरे भैया सी, बिल्कुल ठीक, सी आंसर एकदम सही हो जाएगा इसका। तो आज के लिए भाई इतना ही छोड़ देते हैं। कल जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे अगले जो शुरू हो रहे हैंगे सर्किल, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्किल। बहुत टाइप पढ़ते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सर्किल में आपको सीखने के लिए मिलेंगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।